हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ फिज़िक्स गुरुजी आशीष वाडिया सर। हाजिर हूँ आपके लिए स्पेशली नीट वाले बच्चों के लिए। आज का लेक्चर होने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर। इसमें अपन प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम्स में डिस्कस करने वाला हूँ। अच्छा बच्चों, ये आज का लेक्चर जो है ज़्यादा लंबा लेक्चर ये नहीं होगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन बने हैं, कुछ क्वेश्चन कूलम्ब्स लॉ पर भी बने हैं। नीट के एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन कूलम्ब्स लॉ पर भी बने हैं, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी बने हैं, कुछ पोटेंशियल पर भी बने हैं, कैपेसिटेंस पर भी बने हैं, सब पर क्वेश्चन बने हैं। तो इस पर ज़्यादा कम क्वेश्चन बने हैं, इस वजह से आज का लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला। इसके पहले अगर आपने मेरे बाकी लेक्चर्स नहीं देखे हैं, 5 लेक्चर मैं इसके पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अपलोड कर चुका हूँ बच्चों, तो पहले आप उन लेक्चर्स को विजिट करें, उसके बाद ही आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो इसमें मैं लास्ट ईयर के प्रॉब्लम्स आपके सामने लेकर आया हूँ जो नीट के एग्ज़ाम में आई हुई हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हैं बच्चों, को सिंपल भी हैं, कुछ टफ भी हैं, सब तरह के क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं। तो अपन उनको डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है बच्चों। इसके पहले जो बोर्ड वाले बच्चे हैं और जो नीट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं 12th के साथ, वो पहले बाकी के लेक्चर देखें, तो ही उनको ये लेक्चर समझ में आएगा। डायरेक्ट इस लेक्चर पे ना आए, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर पे। पहला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है बच्चों, अ होलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस आर। हमें कहा गया है कि होलो मेटल स्फीयर है आर रेडियस का, उसे यूनिफॉर्मली चार्ज किया गया है। तो सबसे पहले मैं एक स्फीयर ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे मान लेता हूँ ये मेरा एक स्फीयर है, ठीक है। रेडियस की कितनी है, कैपिटल आर है, ठीक है बच्चों। इसको यूनिफॉर्मली चार्ज किया गया है, तो भैया जो भी चार्ज होगा, क्योंकि मेटल स्फीयर है तो बच्चों कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग है तो सारा चार्ज इसका सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा बच्चों। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, सरफेस पर सारा चार्ज इसका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात। अब उसने क्या कहा बच्चों, उसने पूछा है कि इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, आर डिस्टेंस पे। अब अगर हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं कर्व ड्रॉ करता हूँ तो ध्यान देना, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ये हमारा आर हो जाएगा। स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ई इनसाइड जो होता है बच्चों वो 0 होता है, सरफेस पर आकर मैक्सिमम हो जाता है और उसके बाद फिर ये डिक्रीज़ होता है। यानी कि जब हमारा आर जो है लेस देन कैपिटल आर होता है, उस केस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चों वो 0 होता है। और जब हमारा आर जो है ग्रेटर देन आर होता है, उस केस में ई जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों। मैं इधर लिख देता हूँ, ई जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों 1/r²। के क्लियर हुई बात, मतलब डिक्रीज़ होता है। अब ध्यान दो, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, दोनों केसेस में इंक्रीज़ होता है। तो भैया दोनों केसेस में इंक्रीज़ तो नहीं होता, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन देखो, दोनों केसेस में डिक्रीज़ होता है, ये भी गलत है। अब बचे बी और सी। बी और सी को चेक करते हैं। देखो बी में क्या कह रहा है, 0 फॉर आर लेस देन कैपिटल आर, ठीक है, करेक्ट है इक्वेशन, मतलब पहली कंडीशन करेक्ट है। एंड डिक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज फॉर आर ग्रेटर देन आर, यानी कि दोनों कंडीशन करेक्ट है बच्चों। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। 0 पहली कंडीशन तो ठीक है, आर बढ़ाने पर 0 होता है अगर छोटा है तो। दूसरे केस में कह रहा है इंक्रीज़ होता है आर को इंक्रीज़ करने पर भी, तो ये ऑप्शन गलत है बच्चों। तो अपना आंसर हो जाएगा बच्चों बी। क्लियर हुई बात। तो अपना आंसर हो जाएगा इसका बच्चों बी, इसका आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हुआ बच्चों, बी हुआ। क्लियर हुई बात, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो उसने होलो मेटल स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्टेंस पूछी थी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल जैसा उसमें कुछ भी नहीं था, है ना। अगर यही क्वेश्चन बच्चों कंडक्टिंग के लिए, नॉन कंडक्टिंग के केस में होता, मैं इसी क्वेश्चन के साथ डिस्कस कर देता हूँ उसको भी। अगर क्वेश्चन में कहता कि मेटल की जगह बोल देता कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, यानी कि अपना NC है, उस केस में क्या होता, उस केस में क्या होता है बच्चों, नॉन कंडक्टिंग के केस में क्या होता है, स्टार्टिंग में तो इंक्रीज़ होता है, सरफेस पर मैक्सिमम हो जाता है, फिर डिक्रीज़ होता है। यानी कि इस वाले केस में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के, जब हमारा स्मॉल आर जो है वो छोटा होता है कैपिटल आर से, और जब स्मॉल आर बड़ा होता है कैपिटल आर से, उस केस में ये डिक्रीज़ होता है। क्लियर हुई मेरी बात। तो उस केस में आंसर क्या होता, पहले में इंक्रीज़ होता, दूसरे में डिक्रीज़ होता। क्लियर हुई बात। तो उस केस में आंसर ये हो जाता है कि पहले में इंक्रीज़ होता है
और दूसरे में डिक्रीज़ होता है। ध्यान रहे, हालांकि इसमें ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ तो उस केस में आंसर अलग हो जाता। ध्यान रखना, 2 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। क्लियर हुई बात? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है बच्चों, 2 पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस, हमें 2 लाइन चार्जेस दिए गए हैं। पहले मैं आपके लिए एक इक्वेशन को ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो हमें 2 लाइन चार्जेस दिए गए हैं, ये हमारे 2 लाइन चार्जेस हो गए। अब ध्यान देना, लाइन चार्जेस तो चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर है बात? तो ये हमारे भैया हमने लीनियरली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट, क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और सॉल्व करते जाओ। सॉल्व कर बच्चों अपने को लिखने वाला काम कम से कम करना है। नीट वाले बच्चों को स्पेशल कहना चाहता हूँ, लिखने का काम जितना कम करोगे उतना बेस्ट है। ये चीज़ें माइंड में करो। हमने माइंड में मेकअप कर लिया, 2 लीनियर चार्ज है, डेंसिटी उनको दे रखी है, एक की प्लस लैम्डा एक की माइनस लैम्डा, 2r डिस्टेंस पर वो प्लेस है। ठीक है, फ्री स्पेस में मतलब एप्सिलॉन नॉट की हम बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है मिड में, यानी कि P पॉइंट पर पूछा है। जाहिर सी बात है ये डिस्टेंस भी r हो गई, ये डिस्टेंस भी r हो गई, होगी कि नहीं होगी? मिड पॉइंट पे है तो दोनों डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? r हो जाएगी। देखो देखो दिख रहा है डायग्राम आपको सामने, 2 चार्ज प्लेट आपको दिख रही होगी, एक आपको ऑरेंज कलर की दिख रही होगी, एक ब्लू कलर की है। एक पे प्लस लैम्डा है, एक पे माइनस लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। मिड पॉइंट की हम बात कर रहे हैं तो दोनों डिस्टेंस r हो जाएगी। ये दोनों डिस्टेंस हमारे पास r हो जाएगी, यानी कि ये वाली डिस्टेंस भी r है और ये वाली डिस्टेंस भी बच्चों r है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछना है तो हमें यहाँ पर टेस्ट चार्ज रख देते हैं। मान लेता हूँ मैंने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया। अब ध्यान दो, प्लस प्लस के बीच में रिपल्शन लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगा, प्लस माइनस अट्रैक्शन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगा। हाँ या ना? मैंने दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी, उसने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो भैया नेट कितना हो जाएगा? E1 प्लस E2। अगर मैं ई नेट की बात करूँ तो ई नेट कितना हो जाएगा बच्चों? E1 प्लस E2। होगा कि नहीं होगा? अब हमें E1 E2 की वैल्यू निकालनी है, तो हमें पता है लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बच्चों। याद करो, लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको लिखाया था 2k लैम्डा अपॉन r। क्या यही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है लाइन चार्ज? याद करो अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैलकुलेट किया था गॉस थ्योरम से, तो इसको मैंने लैम्डा के टर्म में लिख दिया, तो ये अपना हो जाएगा। सिमिलरली हमारा E2 हो जाएगा, डिस्टेंस सेम है तो सेम वैल्यू आएगी E और E। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों अपनी? 2E वैल्यू हो जाएगी। कितनी वैल्यू हो जाएगी? 2E। E की जगह E की वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये अपना आंसर हो गया। देखो बच्चों आंसर इसमें आएगा अपना C वाला। अब ध्यान दे रहा, यही चीज़ प्लेट के केस में अगर पूछी जाती, ध्यान देना, यही चीज़ अगर प्लेट होती, 2 हमारा प्लेट होती तो सिग्मा बन जाती। जो यहाँ पर देखो, यहाँ पर उस केस में ये प्लस सिग्मा होता और ये माइनस सिग्मा होता। मैं क्वेश्चन की वैरायटी डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों आपके साथ, किस किस वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये एक इजी क्वेश्चन था, हमें पेन चलाने की जरूरत नहीं थी, हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए कि लीनियर चार्ज के लिए कितना होता है बच्चों? 2k लैम्डा बाई r होता है। अगर 2 प्लेटें होती, अगर दोनों सेम, एक और वैरायटी पहले मैं इसको डिस्कस कर लेता, अगर दोनों प्लस प्लस होते तो ये इस तरह से हो जाते, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता बच्चों नेट में? 0। ध्यान रखना, अगर दोनों प्लस प्लस हो जाते तो बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आता? 0। उस केस में यहाँ दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता, यानी कि इस A पॉइंट पे और B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता। अगर मैंने एक प्लस माइनस लेने से फ़ायदा क्या हुआ? अंदर 0 नहीं हुआ, दोनों साइड 0 हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। तो ये वैरायटी हो गई क्वेश्चन की कि अगर हमें दोनों चार्जेस प्लस दिए जाते या दोनों चार्जेस माइनस देते और फिर वो सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता तो हमारा आंसर A आता। लेकिन उसने एक प्लस एक माइनस दिया है तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? ठीक है, तो इस वाले केस में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमारा आंसर C है। ठीक है, अब देखो मैं इस क्वेश्चन में वैरायटी बताने वाला था आपको। वैरायटी क्या हो सकती है, ध्यान देना। इसको मैंने प्लस सिग्मा दे दिया, इनकी प्लेट दे दी अपने को, और ये माइनस सिग्मा दे दिया। पूछा अब इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो वही हमारा टेस्ट चार्ज यहाँ पे प्लस रखा, प्लस प्लस में रिपल्शन, प्लस माइनस में अट्रैक्शन। प्लेट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता बच्चों? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता। कितना हो जाता? इसके कारण भी कितना हो जाता? नेट कितना हो जाता?
एक में से, हाँ कंडक्टिंग प्लेट होती है अगर तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, अगर नॉन कंडक्टिंग होती बच्चों तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है ये, तो उस केस में ये अपना सिग्मा पाई मतलब 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बन जाता। क्लियर हुई मेरी बात? ये एक क्वेश्चन की वेराइटी है, खैर अभी अपन को इससे कोई मतलब नहीं है, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसा बन सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हम अकेली प्लेट के लिए देखें, कंडक्टिंग है तो कंडक्टिंग के हिसाब से लिखेंगे, नॉन कंडक्टिंग है तो नॉन कंडक्टिंग के हिसाब से लिखेंगे। क्लियर हुई बात? तो बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन था जो कि अपना नीट 2019 में आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें 2 वैरायटी बन सकती है, अगर दोनों प्लस प्लस होते तो हमारा आंसर 0 होता, एक प्लस एक माइनस है तो आंसर कितना होगा बच्चों? 0। अगर इसके आमने सामने है कि अगर अपन ऑरेंज वाले प्लेट के लेफ्ट हैंड साइड पूछते तो आंसर 0 आता, ब्लू वाली प्लेट के राइट हैंड साइड पूछते तो भी आंसर 0 आता। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 2 पॉइंट चार्जेस दिए गए हैं आपको ए एंड बी, एक पर प्लस क्यू चार्ज है एक पर माइनस क्यू चार्ज है, दोनों प्लेस एट अ डिस्टेंस सर्टेन डिस्टेंस एंड फोर्स बिटवीन एक्टिंग देम इज एफ, उनके बीच जो फोर्स है वो एफ है। आपने अब से क्या कहा गया? 25% ऑफ चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर टू चार्ज बी देन फोर्स बिटवीन देम। आपसे पूछा, देखो 2 चार्जेस हमें दिए गए हैं, एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू। बच्चों ध्यान समझना सिचुएशन को, एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू चार्ज है, दोनों किसी डिस्टेंस पर रखे हैं, मान लेते हैं डी डिस्टेंस पर सेपरेट है। ठीक है, उनके बीच की डिस्टेंस डी है और कहा गया है क्वेश्चन में क्या कहा, इनके बीच का जो फोर्स है वो कितना है बच्चों? एफ है। तो मैंने वैल्यू लिख दी फोर्स की, कितनी हो जाएगी? के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। भाई दोनों का चार्ज सेम है तो के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है। अब देखो उसने क्या कहा, चार्जेस ए का 25% चार्ज मैंने बी में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब ध्यान देना, ए का 25% बी में शिफ्ट कर दिया। पहले इसके पास कितना चार्ज था बच्चों? क्यू। 25% का मतलब हो गया बच्चों क्यू बाई 4। 25% चार्ज इसका यहाँ से गया है ए का, यानी कि क्यू बाई 4 माइनस हुआ तो बचा कितना बच्चों? 3q/4। क्लियर हुई बात? ध्यान देना, ये q/4 इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पहले कितना था? माइनस q था, अब नया कितना आ गया बच्चों? q/4 आ गया। 25% का मतलब कितना हो गया बच्चों? q/4। तो जो 25% मैंने a से लिया था वो b में जाके शिफ्ट कर दिया, तो a के पास कितना बचा? 3q/4 और b के पास कितना बचा? -3q। बस यही चीज़ इसमें बड़ी थी, यही चीज़ इसमें सोचने वाली थी बच्चों। 2019 का ये क्वेश्चन है। तो हमने a में चार्ज q/4 है, b में चार्ज q/4 प्लस हो गया, तो यहाँ -3q/4 आ जाएगा, यहाँ +3q/4 आ जाएगा। उसके बाद क्या है? अब तो सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो अपना आंसर जो आएगा वो 9f/16 आ जाएगा। भाई 3q/4 फोर्स में साइन आते ही नहीं है, प्लस माइनस में कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, तो अपना आंसर हो जाएगा 9f/16। ये रहा अपना आंसर। क्लियर हुआ बच्चों? पता है बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, एक को q/4 कर देते हैं, जैसे इसको 3q/4 कर दिया, इसको q/4 कर देते हैं, ये गलती कर बैठते हैं। यानी कि वो क्या सोच के बैठते हैं कि यार q/4 यहाँ चला गया तो यहाँ q/4 हो जाएगा, यहाँ 3q/4 हो जाएगा। ऐसा नहीं होता बच्चों, ये गलत है। ठीक है, ये तरीका अपने को नहीं करना, आंसर करोगे तो गलत आंसर आएगा, तो ये तरीका अपने को नहीं करना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 9f/16। क्लियर हुई बात? अच्छा क्वेश्चन था, 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों। क्लियर हुई बात? पक्की बात? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसका जो आंसर होगा वो 9f/16 हो जाए। क्लियर? अगली बात चलो, देखो फोर्थ क्वेश्चन बात करते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 मेटल प्लेट्स। आपसे 2 मेटल प्लेट दी गई है, आइसोलेटेड ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी। हालांकि ये कैपेसिटर का क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैट्स में जो चीज़ अपन ने पढ़ी है वो इसमें यूज़ आ रही है, इसलिए मैंने उसको इसमें लिया है। 2018 का क्वेश्चन है ये। हैविंग अ चार्ज Q एंड एरिया A इज़। देखो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, 2 मेटल प्लेट है, कैपेसिटर बना रहे हैं, इसकी कैपेसिटी C है, चार्ज Q है, एरिया A है। आपसे पूछा है proportional to the square root of the distance between the plates, linearly proportional to distance between the plates, independent to of the distance between the plate, inversely proportional to the distance between the plate। आपसे कैलकुलेशन पूछी गई है, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, सोचो और आंसर बताओ इसका। ये अपना इलेक्ट्रोस्टैट से ही रिलेटेड है, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन से रिलेटेड चीज़ है। 2 मिनट सोचो, फिर मैं आंसर बताता हूँ इसका। देखो इसका आंसर जो होगा बच्चों C होगा। कैसे होगा देखो समझाता हूँ।
हमें क्या कहा गया है, दो मेटल प्लेट्स हैं, ये दो मेटल प्लेट्स हो गई, मतलब कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, ठीक है। इस पे चार्ज मान लेता हूँ प्लस सिग्मा, इसमें मान लेता हूँ माइनस सिग्मा। कैपेसिटर बना रहा है तो ये प्लस सिग्मा होगी, माइनस सिग्मा होगी। इसके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों, कैपेसिटर के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों, वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। कितना होता है ये मैं आगे आपको याद रहेगा, नीट वाले बच्चों को पता होगा। डिस्टेंस मान लेता हूँ डी है, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर के बीच में। तो इसके बीच में कहीं भी डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं आता। आप देखो कंडक्टिंग प्लेट के लिए अगर हम कैपेसिटेंस निकालते हैं तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ही आता है। क्लियर हुई बात। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट में सिग्मा को अगर अपन लिखते हैं तो क्यू बाई ए होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों वो चार्ज पर डिपेंड करता है और प्लेट के एरिया पर डिपेंड करता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। हाँ, कैपेसिटी ज़रूर डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं करता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं करेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नहीं करेगा, जाहिर सी बात है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है बच्चों वो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है, याद रहे। क्लियर हुई बात। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा लगा। 2018 का क्वेश्चन है बच्चों ये। आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें कैलकुलेशन पहले आगे देखो। सपोज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, वन ऑफ देम इज माइनस ई एंड द अदर ऑफ देम इज ई प्लस डेल्टा ई. The net electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atoms placed at a distance d much greater than atomic size apart 0 then the electric delta E is order of. देखो आपसे क्या पूछा गया है, देखो इसका आंसर भी आ गया। एक मिनट रुक जाओ, देखो कहाँ गया, एक मिनट। देखो हमसे क्या कहा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। मान लेता हूँ ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, ये मेरा प्रोटॉन है। इसके ऊपर चार्ज E है और इसके ऊपर चार्ज कितना है, माइनस का E है ये। इसके ऊपर है E प्लस डेल्टा E, ठीक है। हाइड्रोजन एटम की मैं बात कर रहा हूँ भैया, दो हाइड्रोजन एटम है। मान लेता हूँ ये मेरा H1 है और ये मेरा H2 है। किसी डिस्टेंस पर रखे हुए, मान लेते हैं D डिस्टेंस पर रखे हुए। भैया देखो सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन एटम के पास एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो नेट चार्ज कितना हुआ है इसके ऊपर, सोचो आप ही। नेट चार्ज कितना होगा, माइनस ई प्लस डेल्टा ई। क्या हुआ कि नहीं हुआ, सोचो खुद ही आप। एक हाइड्रोजन एटम की हम बात कर रहे हैं, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन भी होता है और एक प्रोटॉन भी होता है, तो नेट चार्ज कितना होगा, दोनों को प्लस कर लेंगे तो ई से ई कट जाएगा, तो नेट चार्ज कितना है अपने पास। इसके ऊपर भी आ गया डेल्टा ई, इसके ऊपर भी आ गया डेल्टा ई। मास कितना होता है इसका, m, इसका मास कितना होता है, वो हमें क्वेश्चन में दिया गया। मास ऑफ हाइड्रोजन हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो हमें यही यूज़ करना है। तो यानी कि हमें सीधी सी बात है, दो चार्ज है डेल्टा ई के, डी डिस्टेंस पर सेपरेट है। कहा गया है कि इसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो है। मतलब सिंपल सी बात है भैया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ज़ीरो है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर निकालेंगे अपन तो कितना हो जाएगा, के क्यू की जगह डेल्टा ई हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, जी मास का स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। बच्चों डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट गया, हमें डेल्टा ई निकालना था तो के इधर चला जाएगा। अब हमें वैल्यू पुट करनी है, तो देखो मैं सिर्फ वैल्यू पुट कर रहा हूँ कैलकुलेशन के लिए, हमें सिर्फ पावर निकालनी है। तो देखो जी की वैल्यू यानी कि 10 की पावर -11 हुई, ध्यान देना। मास 27 है तो इसको मैं 2 टाइम लिख देता हूँ, तो इसको लिख देता हूँ 4, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, करीब आ गया 54 माइनस में, और नीचे है 10 की पावर 9। अब जनरली इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना बन जाएगा बच्चों, ऊपर अपना बन जाएगा, ये भी ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये 11 9 20 हो जाएगा, ये 20 तो ये हो गया 74 समथिंग गया। यानी कि अपनी 10 की पावर कितनी आई बच्चों, माइनस में 74 आई, ठीक है। स्क्वायर करोगे तो इसका आधा कर दो भाई, यहाँ पे स्क्वायर है ना अपना, तो इसका आधा कर दो। आधा करोगे तो लगभग जाएगा 37 के समथिंग, देख लो। 2 से डिवाइड करोगे तो 37 के समथिंग जाएगा, तो ये अपना आंसर हो गया। क्लियर हुई बात। नीट 2017 का क्वेश्चन था। 2 कंसेप्ट इसमें काम के हैं बच्चों। पहला कंसेप्ट तो हमें ध्यान रखना है, हाइड्रोजन एटम की उसने बात की है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चार्ज की उसने बात की है। तो पहला कंसेप्ट यहाँ पर डेल्टा ई का था, ठीक है। तो दूसरा कंसेप्ट हमें दोनों को बैलेंस करना था, वैल्यू पुट करनी थी और सॉल्व करना था, और कुछ भी नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। क्लियर हुई बात। तो ये अपना आंसर हो जाएगा इसका
10⁻⁻37। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन जो अपना दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया इलेक्ट्रिक डाइपोल इट प्लेस एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एक्सपीरियंस अ टॉर्क इक्वल टू 4 न्यूटन मीटर, द चार्ज ऑन द डाइपोल, लेंथ ऑफ डाइपोल। देखो आपको सब कुछ दिया गया, उसमें लेंथ ऑफ डाइपोल आपको दे रखी है, नीट 2016 का है। लेंथ दे रखी है मतलब आपको 2a गिवन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको गिवन है मतलब आपको E गिवन है। थीटा आपको दे रखा है मतलब आपको थीटा भी गिवन है, और आपको टॉर्क दे रखा है मतलब आपको ये भी गिवन है। आपको क्यों पूछा है तो सीधा सा बात है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है तो 1/2 होती है। सिंपल क्वेश्चन है ये, तो कोई बताने वाली बात नहीं है। 4 की जगह 4 आ जाएगा, 2a की जगह 2 की वैल्यू रख दी। सेंटीमीटर है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों, 10⁻⁻2 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी, पावर में है, sin 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। तो 2 4 कट जाएगा, 1/2 ऊपर जाएगा और 2 चला जाएगा, 10⁻2 और प्लस की पावर 5 एंड 10⁻³ हो गया। यानी कि ये अपना आंसर हो जाएगा। माइक्रो में दिया गया है 2⁻, बी अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये कुछ क्वेश्चन थे बच्चों जो आपके नीट के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, लास्ट ईयर के क्वेश्चन है बच्चों, इतने ही थे। बाकी और जो क्वेश्चन है वो कैपेसिटर पे बेस्ड थे और पोटेंशियल पर बेस्ड थे, तो वो भी अपन ने किया नहीं है, इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं करा रहा हूँ। इसके बाद अपन अब अगले लेक्चर अगले टॉपिक की बात करेंगे, अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को अपन पढ़ने वाले हैं बोर्ड के हिसाब से। बोर्ड वाले क्लास में सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टेट्स का, ये पार्ट है। भी इलेक्ट्रोस्टेट्स ख़त्म नहीं हुआ है बच्चों। सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टेट्स का अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।